नमस्कार मित्रों, जैसा कि बीएड गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का जो परीक्षा होनी है वह ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। तो उसी से संबंधित आज से हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय से संबंधित है। सामाजिक अध्ययन का आरंभ कहाँ से हुआ? सही उत्तर इसका है यूएसए से, अमेरिका से। इसका जो सामाजिक अध्ययन का आरंभ हुआ वह यूएसए से हुआ, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सामाजिक अध्ययन में इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र पहले से ही जुड़े हुए थे, बाद में इसमें कौन सा विषय जोड़ा गया? तो इसका जो ऑप्शन है आपके समक्ष उत्तर है। सही उत्तर है भूगोल। भूगोल विषय जो है यह सामाजिक अध्ययन में इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के बाद जुड़ा। आइए अगले प्रश्न को देखें। सामाजिक अध्ययन का नामकरण कब हुआ? तो सामाजिक अध्ययन का जो नामकरण हुआ वह 1892 ईस्वी में हुआ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का अर्थ क्या है? तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का अर्थ मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन करना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जीने की कला बड़ी ही सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यानी जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, यानी कि जीवन जीने की जो कला है यह सुंदर कला है और इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त होता है। यह परिभाषा मोफान महोदय की है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा एनसीईआरटी द्वारा दी गई है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यानी कि जो सामाजिक अध्ययन है उसके केंद्र में मनुष्य का सामाजिक जीवन, सामाजिक वातावरण और भौतिक जीवन, भौतिक वातावरण के प्रति मानव द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा एनसीईआरटी द्वारा दी गई है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 है, सामाजिक अध्ययन एक कैसा उपागम है? तो सामाजिक अध्ययन एक एकीकृत उपागम है। एकीकृत उपागम का तात्पर्य है कि सामाजिक अध्ययन को एकीकृत मानव समाज के उत्थान के उपागम के रूप में देखा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है। तो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। आइए अगले प्रश्न को देखें। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कैसा है? तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संकुचित है। यहाँ देखिए, यहाँ पे दे रहा है सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है विस्तृत और सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कैसा है? संकुचित है। और विज्ञान और अध्ययन में अंतर यह है कि जो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है तो मानव के सभी क्रियाकलापों के जो बातें हैं सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे, लेकिन सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संकुचित इस रूप में
हो जाता है कि सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है उसका एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अध्ययन में जो मुख्य वस्तु है, जो रॉ मटेरियल है, वह सजीव है, इसलिए वह उसका जो अध्ययन है वह विज्ञानों की भांति नहीं हो सकता, इसलिए इसका संकुचित क्षेत्र है। आइए, उद्देश्यों की उत्पत्ति किससे होती है? तो उद्देश्यों की उत्पत्ति लक्ष्य से होती है। हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों को बनाते हैं, इस प्रकार उद्देश्यों की उत्पत्ति होती है तो लक्ष्य से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षण के कितने घटक होते हैं? तो शिक्षण के 3 घटक होते हैं, पाठ्यक्रम, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। जैसा कि डीबी महोदय का स्टेटमेंट था, डीबी महोदय का स्टेटमेंट था, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह किसका स्टेटमेंट था? तो यह स्टेटमेंट डीवी का महोदय का था। और यही बात अगर करें हम कि एडम्स महोदय का है, एडम्स महोदय का कथन था, ये द्विध्रुवी माने थे, ये द्विध्रुवीय माने थे। द्विध्रुवी मतलब एक शिक्षक शिक्षार्थी को इन्होंने माने थे, और जो डीबी महोदय हैं वह शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम को मानते हैं। तो आप इसको भी तैयार रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। माध्यमिक शिक्षा आयोग अस्तित्व में आया कब आया? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में आया। इसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था, उनका नाम था लक्ष्मी स्वामी, इनका नाम था लक्ष्मण। इनका जो नाम था वह नाम था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। आप लोग इसे देख लीजिएगा, नाम याद कर लीजिए। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर था, और इसी को इन्हीं के नाम से मुदालियर आयोग माना जाता था, और ये माध्यमिक शिक्षा आयोग था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी थी। अभी नई शिक्षा नीति बनी है, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 भी बनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी बनी थी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। POA कब आया? 1992 में, और इसका पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी कि कार्यक्रम की शुरुआत, इस तरह टाइप है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बिना शिक्षा बिना बोझ के, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो यह कही गई थी बात जो थी एस्पाल कमेटी के द्वारा 1993 में। आप इसे तैयार करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक शिक्षा में बच्चों की आयु कितने वर्ष रखी गई थी? तो बेसिक शिक्षा में जो बेसिक शिक्षा परियोजना थी, तो बेसिक शिक्षा योजना सबसे पहले जो थी, इसे वर्धा शिक्षा योजना 1937 ईस्वी जो गांधी जी द्वारा बुनियादी शिक्षा व्यवस्था थी, तो उसका जो उद्देश्य आयु वर्ग रखा गया था बच्चों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, वह 7 से 14 वर्ष। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, 4H क्या है? उत्तर है हेल्थ, हेड, हैंड, हार्ट। इसका जो दिया हुआ है यहाँ पे एक H अधिक बन गया है, उसको ख़त्म कर दीजिए। हाँ, है हेल्थ, हेड एंड हार्ट, यानी हेल्थ स्वास्थ्य, हेड मस्तिष्क, सिर,
हैंड हाथ और हर्ट जो है आपका हृदय। यह 4H है शिक्षित भाषा में, आप इसे तैयार करिएगा। सामाजिक अध्ययन में 4H का मतलब होता है हेल्थ, हेड, हैंड, हर्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है? तो इकाई योजना के प्रवर्तक हेनरी मैरिसन महोदय हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हार्वर्ड के चिंतन स्तर को इकाई योजना का आधार किसने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे देख लीजिए। हार्वर्ड के जो उन्होंने अपना स्मृति स्तर चिंतन दिया था, तो उसको इकाई योजना का आधार किसने माना है? तो ये माने हैं एलिजाबेथ वेरी ने। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। ये प्रश्न 21 है, मैरिसन ने इकाई योजना के कितने सोपान दिए हैं? तो मैरिसन ने इकाई योजना के 5 सोपान दिए हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, पाठ योजना का आविर्भाव हुआ। जो लेसन प्लान आप परीक्षा प्रैक्टिकल में बीएड के स्टूडेंट बनाते हैं, उस पाठ योजना का आविर्भाव कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तो इसका आविर्भाव जो हुआ यह जर्मन दार्शनिकों और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। तो आप इसे ज़रूर याद करें, यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ योजना एक क्या है? पाठ योजना है ब्लूप्रिंट, नीलपत्र। और ब्लूप्रिंट यानी कि पाठ योजना शिक्षक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण का ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि उसका नीलपत्र होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, हार्वर्ड की पंचपदीय सोपान कौन कौन से हैं? तो इसके सोपान हैं, पहला आपके सामने है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। यह 5 हार्वर्ड की पंचपदी सोपान है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। इसका क्रम इधर उधर पूछ देगा और आपको मिलान करने को दे देगा कूट की तरह, तो आप इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, शिक्षा का मूल्य उपागम किसके द्वारा दिया गया? तो शिक्षा का जो मूल्यांकन उपागम V.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया, जिसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। उसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा का मूल्यांकन उपागम V.S. ब्लूम द्वारा दिया गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, शिक्षण की चक्री योजना का उपागम किसके द्वारा दिया गया? तो शिक्षण की चक्री नहीं है, यहाँ पे चक्रीय होगा। क्या होगा? चक्रीय। शिक्षा का चक्रीय, जो चक्रीय योजना का उपागम है, ये चक्री नहीं है, आप इसे देख लीजिए। शिक्षण की चक्रीय योजना का उपागम किसके द्वारा दिया गया? तो मैरिसन के द्वारा दिया गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, अधिगम के लिए अनुभवों को महत्व किसके द्वारा दिया गया? तो यह जो दिया गया अधिगम के लिए अनुभवों को महत्व, तो यह DB एवं किलपैट्रिक ने दिया था। आइए अगले प्रश्न संख्या 28 पर, रटने पर अधिक बल दिया जाता है। रटने पर अधिक बल दिया जाता है। जब आप पढ़े होंगे शिक्षण के स्तर, तो उसमें जो आपका चिंतन, जो आपका प्रथम था स्मृति स्तर का जो शिक्षण था, उसमें रटने पर अत्यधिक बल दिया जाता था, जो कि हार्वर्ड की पाठ्य योजना में पाठ्यवस्तु केंद्रित होता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि अगर ये भी पूछ देखता है रटने पर अधिक बल दिया जाता है, तो हार्वर्ड के द्वारा उसके पाठ्य योजना में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, शिक्षा को त्रिपदी व्यवस्था किसने माना है? तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर अधिगम, अनुभव एवं मूल्यांकन के उपकरण, यह ब्लूम की त्रिपदी उपागम है। यानी कि उन्होंने पहला बताया शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा बताया अधिगम अनुभव और तीसरा बताया मूल्यांकन।
के उपकरण, यह ब्लूम की त्रिपदी उपागम है। अब शिक्षा को त्रिपदी उपागम किसने माना? तो ब्लूम ने। यही त्रिमुखी हो जाएगा। त्रिमुखी किसने माना है? तो आप बता देंगे इसको, डीवी ने। कौन माना है? डीवी ने। दोमुखी किसने माना है? एडम्स ने। एडम्स ने। तो आप इसे याद रखिएगा। त्रिपदी पूछेगा तो आप इसे बीएस ब्लूम मानेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, माइक्रो टीचिंग का प्रारंभ कब हुआ? तो माइक्रो टीचिंग का जो प्रारंभ हुआ यह 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण नाम किसके द्वारा दिया गया? तो सूक्ष्म शिक्षण नाम जो है वह एलन डब्ल्यू इवाइट एलन के द्वारा 1963 में दिया गया। तो आप इसे का नाम देता है एलेन के द्वारा। तो इनका पूरा नाम है AW इवाइट एलन के द्वारा 1963 में सूक्ष्म शिक्षण नाम दिया गया। आइए प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कितना होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में बहुत छोटा आकार होता है। इसमें लगभग 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं एवं समय भी 5 से 10 मिनट का होता है। जैसा कि आप लोग किए होंगे अपने प्रैक्टिकल वर्क में, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कितना होता है? तो बहुत छोटा होता है। इसमें लगभग 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं तथा कम समय 5 से 10 मिनट का होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, सूक्ष्म शिक्षण में होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक कौशल का विकास किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, सूक्ष्म शिक्षण का पूरा चक्र कितने मिनट का होता है? तो जो इस समय बुकों में दिया जा रहा है 30 मिनट का, और कहीं कहीं पर इसे 36 मिनट का भी बताया गया है। तो आप उसे देखिएगा कि अगर 36 है तो 36 या 30 दिया होगा, तो आप 30 को लगाइएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक कैसी योजना है? तो सूक्ष्म शिक्षण एक उपचारात्मक योजना है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा, जैसा कि आप लोग सूक्ष्म शिक्षण कर चुके हैं, आपको पता हो चुका होगा कि सूक्ष्म शिक्षण एक उपचारात्मक योजना है। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण करने के पश्चात जो कमियां होती हैं वह अध्यापक द्वारा पृष्ठपोषण के द्वारा सुधार किया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया में जो पाठ्य योजना है वह साधन है। यानी कि आप शिक्षक जब शिक्षण करने जाता है तो वह पाठ्य योजना तैयार करता है और वह पाठ्य योजना उसके लिए साधन का कार्य करती है। उसके जो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन होता है वह होता है पाठ्य योजना। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक को पुनः पाठ्य योजना में समय दिया जाता है, वह कितने का होता है? तो 10 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक को पुनः पाठ्य योजना तैयार करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। आइए अगले प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। विद्यालय के कक्ष की आवश्यकता कौन कौन सी हैं? स्थिति, बनावट एवं स्थान। विद्यालय के कक्ष की आवश्यकता कौन कौन सी है? स्थिति, एक अच्छे जगह पे स्थित हो, बनावट हो बेहतर, और वह स्थान बेहतर हो। तो यह हो गया आपका विद्यालय के कक्ष की आवश्यकता कौन कौन सी है? तो स्थिति, बनावट एवं स्थान। प्रश्न संख्या 39 है, एक शिक्षक की विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही किसके लिए है? तो एक शिक्षक की विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सर्वांगीण विकास के लिए, मूल्य विकास के लिए। यानी कि एक शिक्षक की ये जवाबदेही है कि वह विद्यार्थियों को एक योग्य नागरिक बनाए, यानी कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को करे।
तो इस प्रकार आज तो शिक्षक और विद्यार्थियों के प्रति जो जवाबदेही है वह आर्थिक आधार पर जुड़ गई है, जिसका खमियाजा यह हो रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में शिक्षक का भी दोहन हो रहा है और विद्यार्थियों का भी दोहन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति है वह पैसा अधिक लगाकर और अधिक शोषण करने में है, और शिक्षक जो है, शिक्षक अपने वेतन के लिए लाले पड़े हैं। अभी इसका उदाहरण लॉकडाउन में जितने सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उनके शिक्षकों के साथ बहुत ही समस्या आई है, जैसा कि रोज़ न्यूज़ आप टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें अपने पढ़ने का मतलब है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही किसकी होती है? तो वह होती है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, मूल्य विकास के लिए। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की उपयुक्त भूमिका होती है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण की उपयुक्त भूमिका जो होती है वह सीखने हेतु उचित वातावरण प्रदान करना, यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की उपयुक्त भूमिका यह है कि वह छात्रों को सीखने हेतु स्वस्थ वातावरण प्रदान करें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। सामाजिक ज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। तो इसका सही आंसर होगा कि सामाजिक ज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है सामाजिक सक्रियता। सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अगर है, सामाजिक ज्ञान पढ़ाने वाला शिक्षक है, अगर उसकी सामाजिक सक्रियता सही है तो वह अच्छा शिक्षक साबित होगा और सदैव छात्र उसकी कद्र करेंगे, सम्मान करेंगे और वह सामाजिक व्यक्ति बनेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। सामाजिक एवं नागरिक शिक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्थान है। तो सामाजिक एवं नागरिक शिक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्थान विद्यालय है, क्योंकि विद्यालय में भिन्न भिन्न परिवारों के बच्चे आते हैं जो एक समाज का निर्माण करते हैं। और नागरिक शिक्षा, वहाँ सभी बच्चों को एक मानक के आधार पर अपने व्यवहार और आचरण को करना होता है। इसलिए सामाजिक एवं नागरिक शिक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्थान विद्यालय है। आइए प्रश्न संख्या 43 को देखें। चिंतन स्तर प्रशिक्षण व प्रोजेक्ट पद्धति केंद्रित होती है। तो जो चिंतन स्तर प्रशिक्षण व प्रोजेक्ट पद्धति केंद्रित होती है, समस्या केंद्रित, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करना और प्रोजेक्ट तैयार करना कि समस्या किस प्रकार सॉल्व होगी। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो शिक्षण के चिंतन स्तर के जो प्रवर्तक हैं वे हंट हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। 3 स्तर हैं शिक्षण के। तो उसमें से जो चिंतन स्तर है उसके हंट हैं, और जो आपका बोध स्तर है उसका मैरिसन है। बोध स्तर के कौन है? बोध स्तर शिक्षण के हैं मैरिसन है, मैरिसन महोदय हैं। और चिंतन स्तर के हैं हंट हैं। और स्मृति के कौन हैं? तो स्मृति के हर्बर्ट हैं। अभी आगे जिक्र आया था, पंचपदी प्रणाली, हर्बर्ट महोदय हैं। आप इसे तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 है। योजना विधि का परिणाम किस रूप में होता है? तो योजना विधि का परिणाम जो होता है उत्पादन के रूप में होता है, यानी कि किसी भी छात्र से कोई योजना बनाने को कहा जाता है, जब वह योजना बनाता है यानी कि उत्पादन कर के रूप में आता है, यानी कि एक नई चीज़ उत्पादित होती है। प्रश्न संख्या अगला देखें 46। चिंतन स्तर का परिणाम होता है, अभी आगे प्रश्न आया था समस्या समाधान में। आइए अगले प्रश्न 47 को देखें। पथ रहित परिस्थिति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रश्न एक बार और देखें। पथ रहित परिस्थिति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है डीबी के द्वारा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। खोज उपागम के प्रवर्तक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोज उपागम के प्रवर्तक जे.एस. ब्रूनर हैं। खोज उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो जे.एस. ब्रूनर हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49। हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी महोदय हैं। हाउ वी थिंक
हम लोग कैसे पढ़ें पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी। हम लोग कैसे सोचें पुस्तक के लेखक हैं जॉन डीवी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, छात्र एक खोजकर्ता के रूप में अधिगम करता है किस विधि में? ह्यूरिस्टिक विधि में। ह्यूरिस्टिक विधि किसकी है? तो आर्मस्ट्रांग की है। आर्मंग स्ट्राम की है, आर्मस्ट्राम की है। आप इसे देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं, आपके सामने ही देखिए प्रश्न ये भी आ गया है, पूछा गया है। ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग हैं। आइए प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? तो सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान जो दिया गया वह फ्लेंडर के द्वारा दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 52 प्रश्नों को देखें, आप इसे तैयार करें। यह बीएड स्टूडेंटों के लिए, यानी जो शिक्षा में स्नातक हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।